संगीत रागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी बात यह कही गई है मोहन भागवत की तरफ से कि 1930 से बाकायदा पूरी प्लानिंग करके मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने की योजना थी ताकि पाकिस्तान बनाया जा सके। क्या कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत? संगीत रागी जी, ये जरा बताएं हमें। और ये कौन लोग थे जो ये साजिशें रच रहे थे, और क्या इस तरह की साजिशों को अभी भी अमल में लाने की कोशिश की जा रही है क्या? अब्बास जी बोलिए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, बोलिए संगीत जी। हाँ अब्बास जी, ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए मुझे लगता है ये तू मैं की बहस में न जाकर के हम इसको गंभीरता से एक इंटेलेक्चुअल डिबेट की तरह हम इसको ले जाएंगे। मुझे ऐसी आशा है। देखिए, मोहन भागवत जी ने वही बयान दिया था जो उस समय के ब्रिटिश गवर्नर ने जो मुस्लिम लीग के तहत से आसाम में जो योजनाबद्ध तरीके से जो पॉपुलेशन को बसाने की जो कोशिश की गई थी, उसका एक हिस्सा है। आप जरा टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़िएगा और आसाम के गवर्नर डॉक्टर एस.के. सिन्हा की जो रिपोर्ट पढ़िएगा, वो 30-32 पेज की रिपोर्ट है। आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खिलाफत आंदोलन के पश्चात, जब खिलाफत आंदोलन विड्रॉ हो जाता है, उसके पश्चात भारत का जो मुस्लिम समाज है वह भारत से ज्यादा पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप ये बांग्लादेश के आप फॉरेन सेक्रेटरी का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आज की नहीं है, 80s में आई है। 1998 में टीवी राजेश्वर ने बैक टू बैक भारत के एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं आपके चैनल पर, लेकिन उसमें बैक टू बैक जो है वो 2 आर्टिकल लिखा था इसी इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के, और उनका रेफरेंस सारा का सारा जो था वो आर्काइवल रेफरेंस है। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश कोई उस दिन से नहीं हो रही थी, रादर उससे बहुत पहले से हो रही थी। आप ये देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली तक को भारत में जब मराठे और जाट जो है, जब उनकी शक्तियां बढ़ रही थी औरंगजेब के पराभव के पश्चात, तब भी लिखा गया था, चिट्ठियां लिखी गई थी अहमद शाह अब्दाली को कि यहाँ पर जो काफिर लोग हैं वो काफिरों की सत्ता यहाँ पर हो जाएगी, इसलिए आप आक्रमण करें। तो ये साजिश का हिस्सा तो रहा है। और आज भी एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, हो सकता है कि जिहाद की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो, जो अच्छे मुस्लिम हैं उनके लिए बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल इस्लाम की परिभाषा जिस जिहाद में है, उसमें जनसंख्या की वृद्धि भी उसका एक हिस्सा है। आप दारुल हरब और दारुल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, नहीं तो संगीत रागी जी, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि 90 साल बाद ये बंटवारे की याद क्यों आ रही है? क्यों आज इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब्बास जी बस 10 सेकंड मुझे चलिए बोल लीजिए, उसके बाद में अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा। बोलिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मुझे ऐसा लगता था कि बंटवारे के बाद भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। ये लगा था कि यहाँ के गलत लोग जो थे वहां पर चले गए और यहाँ जो अच्छे मुसलमान भारत के प्रति प्रतिबद्ध थे वो यहीं पर रह गए। लेकिन आजादी के पश्चात आज भी भारत के अंदर भारत का मुसलमान उन्हीं विमर्शों को हवा दे रहा है। ये संगीत रागी जी, ये देखिए, यहीं पर मामला जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। आप जनरलाइज करने लगे, फिर आपने सारे भारत के मुसलमानों को एक रंग में पेंट करने की कोशिश कर दी। भारतीयता के रागी साहब सुनिए ना, और भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहा है। ठीक है, यहीं पर आपने देखिए जनरलाइज कर दिया। आखिर में आपने जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज नहीं किया, मैंने बिल्कुल जनरलाइज नहीं किया। जब देखिए, आप बेशक कहें कि हम बड़े ये हैं, लेकिन जब नैरेटिव आप शाहीन बाग खड़े करते हैं, किनके लिए करते हैं? बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों के लिए ना, पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों के लिए ना, उनके बाल बच्चों को यहाँ पर भारत में बसाने के लिए। चलिए, यहाँ पर अब नैरेटिव की लड़ाई है, और जाहिर सी बात है, मैं आता हूँ, मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये बताइए, इसके सियासी मायने हैं कुछ या नहीं है? क्योंकि इससे पहले का मोहन भागवत का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि 40,000 सालों से हम एक ही पूर्वजों के वंशज हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सबका डीएनए एक है, और अब बढ़ती मुस्लिम आबादी पर एक तरह की चिंता का इजहार करना, बयानों का अगर आप लबोलबाब निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे आप देखेंगे? ये दो अलग अलग नैरेटिव हैं या एक ही हैं? समीर जी, जो आपने प्रश्न किया, मैं वहीं से उसका जवाब देना चाहूंगा। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब क्यों ये बात उठ रही है। हाँ।
देखिए समीर भाई, बात यह है कि देश में समस्याएं ही चर्चा करते रहेंगे क्या हम? उनके सॉल्यूशन जब कोई सरकार, हमारी सरकार, मोदी जी ने सॉल्यूशन के रूप में अमित शाह जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। हाँ। उसी समस्या के समाधान के लिए आसाम में 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एग्रीमेंट किया था कि यहाँ एनआरसी लागू किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वगैरह के सबके दबाव के बाद भी कुछ नहीं किया। तो यह जो एक प्रक्रिया चल रही थी देश में राजनीतिक हलकों में कि समस्याओं को चलते रहने दो, लोग उन समस्याओं में उलझे रहें और उसके लिए कुछ करो नहीं। जब हमारी सरकार अब सेकंड टाइम में जब आई है मोदी जी ने, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सालों और कुछ तो सेंचुरीज से समस्याएं फंसी हुई थी, जो किसी धर्मांधता के कारण, कम्युनल पॉलिटिक्स के कारण उन समस्याओं का यहाँ पे समाधान नहीं हो रहा था। उसके समाधान की तरफ जब हमारी सरकार बढ़ी तो फिर इसको पॉलिटिसाइज करके उस चीज को, अगर समस्या नहीं तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इससे क्या हल निकलने वाला है? एक मिनट इससे क्या हल निकलने वाला है अग्रवाल साहब, ये तो बताइए ना। 1930 में कुछ लोगों ने प्लानिंग की, साजिशन, मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई, 1947 में बंटवारा हुआ। इन बातों का जिक्र करके क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? क्या आज की तारीख में समस्याओं की कमी है क्या? नहीं, उस समस्या के सॉल्यूशन के रूप में तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट और एनआरसी आया। उसके अगेंस्ट कितना आंदोलन कर रहे हैं लोग। तो उस परिपेक्ष को, जो आज 1930 के जन्मे लोग आज तो नहीं है, तो उस परिपेक्ष को तो समझाना पड़ेगा। संगीत रागी साहब को सुना ना आपने, वो 1930 वाली जो सोच है वो कह रहे हैं कि आज भी मुसलमानों में जिंदा है। उन्होंने आज के परिपेक्ष में इसको जोड़ दिया भारत के मुसलमानों से। उससे आप अग्री करते हैं या नहीं करते? मोहन भागवत जी के परिपेक्ष में बोल रहा हूँ कि आज ये जरूरी है कि इतिहास को सही दृष्टि से हम देखें और उसमें राजनीति और कम्युनल एंगल, धर्मांधता के चश्मे को उतार के समस्या का गहराई से समझ के उसका सॉल्यूशन करें। और जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन के रूप में देश ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।